बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूं आपकी अपनी मेजबान अनम गौहर और मैं हूं अलवीना आवा और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। माय नेम इज यूनुस खान। अर्ज किया है इरशाद। हमें पैसे की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। हमें पैसे की ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। वाह। हम तो खुले पांव निकले थे मोहब्बत का इजहार करने। पैसे की ताकत खत्म हो गया शेर मेरा। वाह 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 वाह। पता ही नहीं चला। क्या ही बात आगे है। आगे नहीं, एक इतना ही था, आगे नहीं था। आजाद ठीक है, था। आपसे जी। पैसे की ताकत का पूछना चाहता हूँ। व्हाट डू यू थिंक मनी इज मोर स्ट्रांग देन लव और एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड? आई थिंक बोथ। Oh yeah, I agree to some extent. She's right because money is actually really powerful. लेकिन अगर साथ में प्यार भी आ जाए तो जहरीला कॉम्बिनेशन है। All right. If you have to choose one, चलें आप सोचें। जी उर्शिया। पैसा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जी, जी। आपको अपनी लाइफ चलानी है तो बिल्कुल ऑथेंटिक, वेरी वेरी रियलिस्टिक। जी सना। प्यार देखिए- हमें पता है, चलें छोड़ दें। आप बताएं अलवीना। देखिए पहले पैसा। पैसा फिर प्यार, ये सही बात है। देखें पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, अक्षय कुमार बहुत पहले कह चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एलन मस्क ने 43 बिलियन डॉलर्स की ऑफर दी है, कैश टेक ओवर टू ट्विटर। हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, ट्विटर मेरे को दे दो। अच्छा। कैश दूंगा। वो तो कैश। अपनी एक एप्लीकेशन निकालने का सोच रहे थे। वो मूडी बंदा है, अमीर बंदा है। अमीर आदमी कुछ भी कर लेता है, जब उसका जो मूड होता है सही वो कुछ भी बात कर है। लेता है। बट कहने का मकसद ये है कि हाउ कैन यू थिंक कि एक आज से ट्विटर है, पाकिस्तान ने बहुत पैसा दिया, अभी बहुत ज्यादा पैसा जो बना के दे रहा है ट्विटर को, पाकिस्तान बना के दे रहा है। अराउंड 6 मिलियन 60 मिलियन ट्वीट्स हो रहे हैं। वो जो आप एड्स भी चलते हैं, फिर एड्स भी चलते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि देखें, ट्विटर की बात हो रही है तो मरियम औरंगजेब ने कहा था कि जो बॉट्स हैं, जो बहुत सारे जो रीट्वीट कर रहे हैं, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, वो बॉट्स हैं। बॉट्स मतलब ये होता है रोबोट्स हैं, वो फेक हैं। उसके बाद क्या हुआ, नॉट अ बॉट ट्रेंड करने लग गया। नॉट अ बॉट के हम बॉट्स नहीं, हम इंसान हैं। समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। पॉलिटिक्स पाकिस्तान की, ये एक सवाल करते, एक पत्ता फेंकते हैं, जुआ चल रहा है, एक पत्ता फेंक रहे हैं, वो आगे से दूसरा पत्ता फेंक रहे हैं और पता नहीं कौन जीत रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन रोबोट्स की बात कर रहा हूं मैं। वो आपने कुछ वो रैलीज देखी, ये जो रोबोट्स की आपने बात की, इससे कनेक्ट करने के लिए कह रही हूँ कि इंटरनेशनली पहले कुछ ममालिक में बहुत ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज इमरान खान साहब के सपोर्ट शो किया करते थे। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर वेयर दैट प्लेस इज, क्योंकि मैंने उसको म्यूट में ही सबटाइटल्स ऊपर से मैं देख रही थी। वो इतना मैसिव क्राउड था, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये ओवरसीज पाकिस्तानीज का इतना मैसिव क्राउड। उन्होंने पूरी ट्रक्स के ऊपर ब्रांडिंग करवाई हुई थी और बड़े बड़े बैनर्स उन्होंने रखे हुए थे और उन्होंने लिखा, उस पर लिखा हुआ था शो द पावर ऑफ इमरान खान, वी आर विद इमरान खान एंड वी आर एक्चुअली हिज स्ट्रेंथ। और वो कौन सा मुल्क था, कोई यूरोप लग रहा था मुझे। वो तंज कर रहे थे, वो नून लीग के सपोर्टर थे, वो इमरान खान की ऐसे लगा कि वो तंज कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं जो इमरान खान साहब हैं आप लोगों के बर्गर्स के। बट मैं आपको बताना चाहता कि रोबोट्स सिडनी जू में आपने भी देखा होगा, रिसेंटली एक रोबोट डॉग जो है स्पार्की के नाम से, वो बड़ा वायरल चल रहा है। ठीक है, स्पार्की के नाम से। एंड ही मतलब कोई रिमोट कंट्रोल पे नहीं चलता, एआई टेक्नोलॉजी है वो अपने डिसीजंस खुद लेता है। तो अभी सिडनी जू में क्या हुआ कि जो जू है उसमें छोड़ दिया गया उस रोबोट को चीताओं के बीच में। ठीक है, यस यस, यस बंदराउस के बीच में, ठीक है, मगरमच्छाओं के बीच में छोड़ दिया गया और वो खेल रहा है। वो पिक्चर, वो वीडियो देखकर मैं थोड़ा सा वो हो गया कि देखें, डिस्टोपियन सोसाइटी एक लफ्ज है, डिस्टोपियन एक है कि फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचरिस्टिक, कि वहां पे एक डॉग है जिसका एक रोबोट डॉग है और जो हमारा रियलिटी है, जो एक चीता है, वो सामने आमने सामने खड़े हुए हैं। तो आपको क्या फील हो रहा है? आपको अपना पास्ट भी दिख रहा है, आपको अपना फ्यूचर भी दिख रहा है, बिकॉज ये टाइम आएगा रोबोट्स का। बिल्कुल आएगा। आई वांट टू आस्क योर ओपिनियन अबाउट इट कि व्हाट डू यू थिंक कि रोबोट्स तो टेक ओवर करेंगे, वी नो दैट, लेकिन किस फील्ड में, या आप अगर चाहते कि आपका रोबोट होता, अब वो किस फील्ड में एक्सेल करता, या वो कौन से डिसीजंस लेता आपकी डेली लाइफ के? मेरी डेली लाइफ के क्या डिसीजंस लेता कि व्हेन आई एम अनएबल टू डिसाइड कि ये वाला जोड़ा पहनूं या वो वाला जोड़ा पहनूं, तो मैं अपने रोबोट से बोलती। 3-4 ठीक है, ये तो मेरी जात से मुंसलिक एक इनडिसाइसिव जो मेरी होती है सिचुएशन, उसको मैंने ओवरकम करने के लिए। लेकिन अगर व्हेन इट कम्स टू माय कंट्री कि मैं किसी गुड कॉज के लिए बोलूं कि जाओ बेटा बाहर ये काम करके आओ, तो जो भी लोग अपना कचरा खुद बाहर फेंक देते हैं, अब पाही जाओ आप उन्हें उठा के जो है ना कूड़ा करकट में डाला, जो भी मतलब प्रॉपर कचरे की जगह रोबोट से आप कचरा उठवाएंगी, जो इंसान नहीं करे वो रोबोट कुछ अच्छा कर ले। वेरी गुड, है किस लिए हो, यही तो करेंगे। उर्शिया, व्हाट्स योर टेक?
जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि घर की सफाई वगैरह करवाऊंगी। वाह, वो थोड़ा वाह, मुश्किल वाह। होता मेरे है। जहन में आ रहा यानी था कि ये। कपड़े मासी रख लें आप धुलवाने। लोग, मासी मैं आपको मासी के लिए मासी टाइम रेफर नहीं होता। करता हूँ। यूनिस देखिए हमारे शूट नहीं, की मासी के टाइमिंग्स साथ कुछ पूरी होती है, एफर्ट मैच- खुद भी लगानी पड़ती है, True, वो true. इतनी डंडी मारती है हाँ। मासियां। सफाई करवाएंगे हाँ। रोबोट हाँ। से जी। कपड़े धुलवाएंगे, बर्तन धुलवाएंगे, सारे काम ये हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं ठीक है। अपने मैं बदले बोलूंगी job रीड द पे आर्टिकल भेजूंगी। फॉर मी। ये कह रही है मैं अपने बदले जॉब जॉब पर भेजूंगी मैं उसे। अरे वाह। जहाँ मुझे नहीं जाना होगा ना, मैं कहूंगी तुम जाओ, मैंने नहीं जाना। जॉब पे मतलब वो कमा के लाए। हाँ, ठीक कुछ है। तो अच्छा काम शादी करे। कर लें, शौहर रख लें, वो भी कमा के लाएगा। नहीं ना, जहाँ मैं ना जा सकूं, वो तो अच्छा। अपनी जगह कमाएगा ना, मैंने अपनी जगह शौहर कमाया भी रखना है, रोबोट भी रखना है। हाँ। चलें जी, आप बताएं अलवीना। मैं जो है रोबोट की हक में ही नहीं हूँ। मैं हमेशा से एआई टेक्नोलॉजी को मैंने इतना पसंद नहीं किया। हम कब से सुन रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं एआई जो है वो ओवरटेक कर लेगी और रोबोट्स आ जाएंगे, और हो चुका है ऐसा हाँ। ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, हम्म। और वो बहुत सारे ममालिक में काम भी कर रहे हैं। रेस्टोरेंट्स में भी डिप्लॉयड हैं, होटल्स में भी डिप्लॉयड हैं, आपको बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स में दिख रहे हैं। साथ ही साथ इवन एक न्यूज एंकर रोबोट भी मौजूद है, चाइना में है। हाँ, और इस और तरह की बहुत सारी और एनालिस्ट भी मौजूद है। और स्टॉक इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो उस पर पूरी वैल्यूएशन लगा कि आपको स्टॉक्स के बारे में दिस इज राइट वे टू इन्वेस्ट एंड दिस इज द प्लेस टू इन्वेस्ट, वो भी बताता है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहती हूँ कि इंसान का नेमुल बदल नहीं हो सकता, आप कुछ ही कर लें। बिल्कुल। और ये बात जो एक इनसिक्योरिटी आ जाती है रोबोट के बारे में सोचने के हवाले से, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को आई होगी इस हवाले से कि भाई रोबोट आ जाएंगे, हमारी जॉब्स रिड्यूस हो जाएंगी, हमारा काम खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान कहाँ जाएंगे, इंसान क्या खाएंगे। लेकिन ये एक सर्टेन एक्सटेंट तक शुरू में आती है आपको, लेकिन फिर बाद में आप ये भी रियलाइज करते हैं कि जो अल्लाह ने ब्रेन इंसान का बनाया है वो एआई से चाहे कुछ भी कर लें आप, मैं मानती हूँ बहुत बेहतरीन तख्लीक होगी, लेकिन वो एक इंसान की तख्लीक है, और इंसान वो रोबोट जो है एक इंसान की तख्लीक है। लेकिन जबकि जो इंसान की बात करते हैं वो एक अल्लाह की तख्लीक है, बेशक। तो हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते दोनों का। तो मेरे नहीं ख्याल से कोई खास फर्क पड़ेगा या रोबोट हमें टफ टाइम दे सकता है। अच्छा, अलवीना, नहीं, एक चीज मैं बता एक दूं। सिर्फ कहना जी, जी, चाहूंगी आप बात कि मदीना में भी तो रोबोट्स काम कर रहे हैं ना। जी, याद जी, होगा कि सफाई हमने सुथराई, एक sanitizer वो किया के था लिए। एक लेकिन मैं उस प्रोग्राम में। पर्सपेक्टिव से ही बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी हो हाँ, चुका है सफाई बहुत सारी के जगह। हवाले आप से मैं ये कह कह रही रही है हूँ कि कि ओवरटेक नहीं कर सकता, ह्यूमन रिसोर्स को या। नहीं कट कर सकता, अच्छा, क्योंकि मेरे बहुत सारे पास- लोग कहते रहे जी, जी। कि ह्यूमन रिसोर्स कट हो जाएगा। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। अगर हमारे यहाँ रोबोट आ जाए, मतलब पाकिस्तान में आ जाए, तो मैं बताऊँ क्या करूंगी। मैं एक पिंजरा लूंगी, उसमें उस रोबोट को रखूंगी और टिकट पे उसके- लोगों को दिखाएंगे, वाह ये मैं जुगाड़ी बहुत कौम। कमाऊंगी फिर। और हम सोचते हैं ये कौम कर्जदार कैसे है, ऐसे ऐसे हाँ। आइडियाज है हमारे पास। देखिए मैं आपको बात बता दूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 20th सेंचुरी में आया था, अर्ली 1900s की बात कर रहे हैं हम अगर, तो अगर आपको याद हो मशीनरीज आई थी, बहुत सारे लोगों की जॉब्स निकल गई थी, बिकॉज फैक्ट्रीज में मशीन मशीन आ गई पैकेजिंग कर थी, रही है, जी। बना रही है, दूसरी चीजें कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान है ना उसकी जॉब्स कम होती रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो फिल्म शूट्स करते थे, जो कैमरे मैन थे, जो हेलीकॉप्टर पे चलते थे, जैसे ही ड्रोन आए तो दो लोगों की नौकरी चली गई, जो कि जो एंटरटेनमेंट पायलट्स थे, जो ये वाली करते थे, और दूसरे जो कैमरामैन, जो क्योंकि वो अलग से कैमरामैन होते थे जो हेलीकॉप्टर से शूट कर रहे होते थे, वो उनका हाथ अपना होता था। ये आप लोग गौर से सुन लें क्या बोल जी जी जी, तो नौकरियां तो जाएंगी, और ये अभी से जा, जैसे न्यूज कास्टर है, बहुत जल्दी कोई और जर्नलिज्म भी आ जाएगा। ऑडियो वाले की भी नौकरी चली जाएगी। ऑडियो वाले की भी नौकरी चली जाएगी। वैसे मैंने वो जो एआई एंकर देखा वो इतना बेहतरीन, मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा अगर किसी को ना पता हो ना, वो जेन्युइनली फीमेल एंकर लग रही थी। हाँ, हाँ। अच्छा, उसका एक मसला होगा, हाँ। वो चलेगा तो शाम तक वरना रात तक, ठीक है। मैं बस ये बता दूं कि देखें जो रोबोट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, मुझे पूरा यकीन है, आई एम 100% श्योर कि सोल्जर्स भी बनेंगे, और वो टर्मिनेटर वाला सीन अल्लाह ना करे हो हमारे साथ। बट अगर रोबोट्स प्रेजेंट्स बन गए जी, डिफरेंट कंट्रीज के, तब मसला होगा, बिकॉज रोबोट्स में वो इमोशन नहीं है सिंपैथी वाला। इंसान में फिर भी है कि लिहाज कर लेगा कि बंदा मरा, अल्लाह माफ करे। रोबोट्स तो बस इसने गुनाह किया, इसको मारो, क्यों किया, कब किया, क्या वजह थी, उसको कंसर्न नहीं, वो मार देगा। जी। मुझे इस चीज का डर है। लेट्स होप रोबोट्स के हाथ में ना जाए मुल्क, लेकिन जो अमेरिका के हाथ में उसमें चले जाए, बिकॉज अमेरिका यहाँ सिक्योरिटी देता है। कैपिटलिज्म, आई बिलीव इन कैपिटलिज्म। एंड जिए शहबाज शरीफ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हम आ चुके हैं ब्रेक से वापस और अपने शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। और वो जी। क्वेश्चन ये है कि हैव यू एवर वंडर्ड कि हम कभी कभी, जैसे गंदम तो बड़ी एक रॉ चीज़ है और बहुत ही बेसिक एसेंशियल है, वाइटल एसेंशियल मैं बोलूँगी कि इसके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, नामुमकिन है। हम शायद कितना भी फैंसी हो जाए, थाई, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, लेकिन जो गंदम का काम, मतलब गंदम रोटी। रोटी का प्रोटीन। काम रोटी ही करती है, जैसे पानी का काम पानी ही करता
करता है, कोई अदर लिक्विड बेवरेजेस नहीं कर सकता। तो जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम खा तो रहे होते हैं वीट, लेकिन हमें उसकी ऐसे फील होता है कि प्रॉपर ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही है। तो बेसिकली ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है, बट इसके पीछे जो वजह है वो ये कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, अपनी लिमिट से एक्सीड कर जाती है, तो जो हमारी फसलें होती हैं वो वक्त से पहले ग्रो हो जाती हैं। जैसे कि प्री मैच्योर बेबी हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है उसके अर्ली टाइम पीरियड में, और उसको थोड़ा सा वक्त लगता है स्टेबल होने में, बिकॉज एक नॉर्मल जो चाइल्ड होता है और जो प्री मैच्योर होता है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। वो शायद ज़िंदगी और मौत के बीच भी कभी कभी कश्मकश में होता है। तो इसी तरीके से एक चीज़ जो उसका एक फाइनल प्रोसेस होने तक का जितना ड्यूरेशन है वो उससे पहले अगर हम तक पहुंचा दी जाती है, तो वो अपना काम, वो उसके अंदर वो तवानाई, वो लज्जत, ग़िज़ाइयत, ताकत नहीं होगी जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नीड है। तो इस दफ़ा यही हुआ है कि बलूचिस्तान के जो ज़मींदार हैं और जो ज़रई माहिरीन हैं, तो जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इस मामले के बारे में, तो उन्हें पता चला कि उनकी जो उनको पैसे आते हैं गंदम देने के बाद, उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई और लोगों की तरफ से उनको शिकायत का सामना करना पड़ा कि भाई हमें इस दफ़ा पीछे से जो लोग हैं जिनको हम अपने जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ से कंप्लेन आ रही है कि इस दफ़ा जो है सही आपने सामान या माल नहीं दिया, जो भी उनका है कोई वर्ड। तो उसके बाद जब उन्होंने इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेशन किया तो मालूम ये पड़ा कि 40 डिग्री से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया टेम्परेचर, जिसकी वजह से जो उनकी फसल है वो बिफोर द टाइम वो ग्रो हो गई, और ना ही वो इस वक्त इस सिचुएशन में है कि इंसान उसको ले और उस पर अपना इन्वेस्टमेंट करे, बिकॉज बहुत सारे लोगों का द ओनली वे टू रन देयर होम यही वाला एक बिजनेस होता है। जी, बलूचिस्तान साइड पे, इंटीरियर साइड पे अगर हम देखें, सिंध वगैरह में हम देखें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ फसल पे ही काम करते हैं और एग्रीकल्चर से ही उनका घर चल रहा होता है। सो इस दफ़ा ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर, गर्मी की वजह से, जो कि हम तो रोज़े, हमें अल्लाह पाक इसका अजर दे, सवाब दे, और सही बात है रोज़ों में तो हिम्मत आ भी जाती है, पता नहीं चलता। नॉर्मली डेज में हम सोच रहे होते हैं कि भाई हम कैसे इतनी गर्मी में सर्वाइव करेंगे और पानी सही बात, कैसे, पानी का इंटेक ना हो, खाने का ना हो। और जब हमें पता चला था कि हमें शो करना है रोज़े के बीच, तो हम भी बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान थे कैसे होगा। और अब ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता है, बहुत स्मूथ मक्खन मलाई, सॉरी माजरत, मैं रोज़े में ऐसे नाम दे रही हूँ। यस प्लीज। आप सही कह रही हैं। एक चीज़ और है जो मैं भी इसी मुतल्लिक जो है वो पढ़ रही थी, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि आम, जो कि आपको पता है सब फलों के बादशाह हैं, तो इस बार ये एक बुरी खबर है, थोड़ी सी बुरी खबर ये है कि कच्चे मिलेंगे गंदम की तरह, ये नहीं बोलिए। नहीं, इस बार आपको कम मिलेंगे या आपको बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि गर्मी जो है वो अप्रैल के महीने में उस तरह नहीं पड़ती, मतलब जैसे कि 45 डिग्री तक जो है वो पारा गया है, अभी कुछ दिन पहले 47 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी अप्रैल के महीने में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जितनी भी फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं। अब जो आम की फसल है, तो आम की पैदावार में जो है वो गर्मी ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो इसमें डाला है। तो इस वजह से जितने भी माहिरीन हैं उन्होंने एक तहकीक के मुताबिक ये कहा है कि इस बार जो है वो आपको आम जो है वो थोड़े कम मिलेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, रहना ही नहीं इस मुल्क में, जिधर आम ना मिले फायदा क्या इस मुल्क में रहने का। आप मुझे एक बात बताएं कि गर्मी का पारा, आप अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, बहुत तजावुज कर गया, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें लोगों के पारे क्यों तजावुज कर जाते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आता। मतलब आपको तो फिर अगर आप एसी में बैठे होते हैं तो आपको फिर यू आर सपोज टू रिएक्ट लाइक वेरी चिल्ड आउट, तो वहां भी आपके पारे बहुत तजावुज कर जाते हैं। फिर ये क्या है, मतलब आप डिपेंडेंट हैं लोगों का, जो इंसानों का जो पारा है ना, वो मेरे नहीं ख्याल से वो शायद गर्मी से उतराव चढ़ाव का शिकार होता है, उतार चढ़ाव का शिकार होता है। वो शायद अच्छे और ठंडे मौसम में भी ऐसे ही बिहेव करता है। ये सेल्फ कंट्रोल है। आपको जितना भी गुस्सा आना है आपने खुद ही कंट्रोल करना है। कोई आपको ये नहीं कहेगा मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कम गुस्सा करो, 2 मिनट दीजिएगा, मैं एसी में बैठ के आती हूँ, मेरा गुस्सा ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर है। नहीं, जो भूख है, भूख इज वन ऑफ द रीजंस कि गुस्सा आता है। कि अगर आप भूखे हैं और कोई आपसे, क्योंकि आपके सेंसेस ऑफ होने लगते हैं, और वेदर जो है अगर बहुत एक्सट्रीम कोल्ड है या एक्सट्रीम हीट है, तो उस टाइम आपका जो वो है ना आउट ऑफ सेंसेस बंद होने लगेंगे जी। तब सेंसेस बंद होने लगेंगे तो यू आर गोइंग टू रिएक्ट अजीब सा। तो दैट कैन बी एंगर, दैट कैन बी विद टीयर्स, दैट कैन बी एनीथिंग यू वांट टू डू। ये बात है। लेकिन ये बेचारे जो मजदूर होते हैं, ये तो पूरा साल ऐसे ही निकाल रहे होते हैं, तो फिर उनको तो सलाम है। अरे आप ये देखें, कराची में अभी देखें ये हाल हो गया है, कराची का ये आलम है कि लोग क्या कर रहे हैं, रुमाल लिया है लोगों ने और उसे गीला करके जो है वो अपने सर पे रखकर वो घूम रहे हैं। तो 2-3 जो बाइक पर आपको पता है सवार होते हैं वो गिरे हैं गश खाकर। अच्छा, मैंने लोगों को देखा वो अपने सर पे पानी भी डाल रहे थे। किसी दिन हम लोग अक्सर
वैसे तो हम लोग बहुत लंबे लंबे घंटे, लॉन्ग आवर्स जिसको कहते हैं, हमारा काम चल रहा होता है, लेकिन कभी कभार जो हमें गलती से इफ्तार से पहले अगर हम चले गए हों तो फिर मैंने बाहर देखा है लोगों को इस तरह वो ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो सर पे पानी डाल रहे हैं, तो मुझे यही फील हुआ कि शायद ये इसलिए कि उनको फील हो रहा होगा कि उनका टेम्परेचर ठीक नहीं है। नहीं, मैं थोड़ा सा बता दूं कि एक तो डेंजरस है कि आप गीले बाल करके ना बिल्कुल धूप में चले जाएं, हवा लग रही है तो हाँ, दो अलग अलग टेम्परेचर। अगर आप धूप 12 बज रहे हैं फॉर एग्जांपल, सूरज सर पे है, आपने बाल गीले किए, छांव में बैठ जाए थोड़ी देर कि वो सूख जाए, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, फिर जाए। और एक और वो जो फलस्तीनी रुमाल को लोग गीला करके बांध के घूम रहे होते हैं ना, वो डेंजरस है क्योंकि गीला नहीं रखना है आपने। आपने तब गीला रखना है अपना ये, अगर आपको लगता है जब आपका जो सूरज है ना गोल्डन आवर के टच हो रहा है। लेकिन ये तो रख के चल रहे होते हैं, अब क्या कर इसीलिए तो एक्सीडेंट होते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि बॉडी, दिमाग का अलग टेम्परेचर जा रहा है, बॉडी का अलग टेम्परेचर जा रहा है, तब वो एक दूसरे से वो करेंगे, क्रॉस होंगे तो बंदा नीचे क्रॉस होगा। और वैसे जो आप बात करें, इसी तरह एक और भी सिनेरियो होता है जहाँ पे लोग वर्कआउट करते हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर क्योंकि ऑब्वियसली गर्म होता है और पसीना आपको आया हुआ होता है, उसके बाद वो फौरन से क्या करेंगे, एसी में चले जाएंगे, तो इससे आपको पैरालिसिस हो सकता है, बहुत डेंजरस। नहीं, अगर आप एसी में ऑलरेडी जिम कर रहे हैं तो एसी में जाके बैठे तो नहीं, आप देखिएगा अच्छे जिम है वो कभी भी आपका टेम्परेचर हाई नहीं रखते, वो बिल्कुल माइल्ड सा रखते हैं। आप ये भी देखिएगा, आपके ट्रेनर्स भी आपको रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप फौरन पंखे के नीचे करें या एसी के नीचे वर्कआउट करें, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से निकलने के बाद कहते हैं बस अब छुट्टी हो गई, पानी भी इतना ज्यादा पी रहे होते हैं, पानी भी बहुत ज्यादा नहीं पीना ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा, एग्जैक्टली, नहीं बहुत ज्यादा पीते हैं क्या आप? हाँ, नहीं, थोड़ा सा पीना जरूरी है। ओके, तो ये जो मेरी आज की न्यूज़ थी, ये आप सबके साथ शेयर करने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये था कि यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है, लेकिन जैसे कि थोड़े से हमारे इंटीरियर टाइप के एरियाज हो गए वहाँ पे, और हमारा शो तो ऑल ओवर द पाकिस्तान सब जहाँ पे नंबर 1 शो, बिल्कुल माशाल्लाह, और इंशाल्लाह ऑल ओवर द ग्लोब भी हम चाहते हैं कि नंबर 1 शो बने। तो ये बताने का मकसद ये था कि आप जब भी लें, हमारे यहाँ पे पूछ किछ का सिस्टम नहीं है, तो प्लीज आप पूछा करें, बिकॉज आप पैसे दे रहे हैं, इन्वेस्ट करें किसी चीज में, और वो चीज आपको बदले में ताकत दे रही है, मतलब इट रन्स योर होल बॉडी, ठीक है। और वीट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज इस चीज का जरूर एक दफा सवाल किया करें कि क्या जिस चीज पे आप पैसा लगा रहे हैं वो आपको वक्त से पहले तैयार की हुई तो नहीं मिली, मतलब वो एक चीज जो अपने वक्त से पहले आपको तैयार हो गई है मौसम की वजह से, किसी और तब्दीली की वजह से, तो उसकी वो वाली अफादियत नहीं रहेगी जो एक अपने नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू वीट आती है। तो प्लीज इस चीज की इन्वेस्टिगेशन किया करें और अच्छी और बेहतर चीजें अपने लिए और अपने घर वालों के लिए लिया करें। यहाँ पे वक्त एक छोटे से ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी जैसे कि अनम ने बताया कि गर्मी के हवाले से उन्होंने एक टॉपिक लेकर आई थी कि अगर कोई भी चीज़ आप ख़रीदते भी हैं तो देखभाल कर जो है वो चीज़ को ख़रीदा करें। हो सकता है वो कितने महीने पहले जो है वो स्टॉक करके रखी हो और वो आपको दे दी हो और वो आपके घर में 1 महीना भी नहीं चली, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो गर्मी से रिलेट करता हुआ मेरा भी एक टॉपिक है विटामिन डी पर। आज मैं बात करूंगी कि लोगों को यही नहीं पता कि विटामिन डी और कैल्शियम को मिक्स कर लेते हैं। पहले अच्छी गंदम की अच्छी रोटी खाएं, फिर विटामिन डी लें, तो बहुत अच्छा बनेगा आपको। क्या ना हमें इधर अच्छी गंदम मिल रही है ना अच्छा विटामिन डी मिल रहा है, क्या करें? हमारा विटामिन डी तो सारा ये नोच लेते हैं, और गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, सूरज से मिलता है विटामिन डी जी। तो आप जाता कौन है सूरज में? ये भी तो सवाल है ना। अरे तो क्या करें, विटामिन डी कोई मेडिसिन है? मेडिसिन तो नहीं है, बट मैं कुछ बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग इजाजत छोड़ दें, आप बताएं क्या क्या और कहाँ से मिलेगा? आपको गोलियों से मिलेगा, आपको इंजेक्शन से मिलेगा, लेकिन ज्यादा इंजेक्शन ही लगा लें आप। डॉक्टर आपको जितना रेकमेंड करे, अगर आपके 30 साल से पहले बाल सफेद हो रहे हैं तो बी और डी दोनों की एक साथ कमी हो सकती है, और अगर आपका प्रोफेशन लाइट्स के साथ एसोसिएटेड है जैसा हमारा है, तो भी आपका बहुत ज्यादा विटामिन डी बर्बाद हो सकता है, और क्योंकि ड्रेन करता है पूरा हमारा। और इसके अलावा जो है ये पूरी आपको डाइट भी फॉलो करनी पड़ती है, और आपको वो चीजें खानी पड़ती हैं जो आपके विटामिन डी के न्यूट्रिएंट्स को और बी के न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में ज्यादा इन्फ्यूज होने दे और ज्यादा आपकी हेल्थ बेहतर हो सके। 100 रुपए दूं या 5000 रुपए? ओपीडी चार्जेस क्या है आपके? अगर तो आप लोगों का हो गया हो तो मैं, ऑडियंस जो है वो वेट कर रही है। आपको वक्त दे जी जी जी, तो ऑडियंस वेट कर रही है कि हम लोग विटामिन डी पर बात कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि लोगों को यही नहीं पता कि कैल्शियम और विटामिन डी में मिक्स कर लेते हैं। कैल्शियम आपकी पूरी है तो समझते हैं कि विटामिन डी कंप्लीट है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि जी मेरी तो कैल्शियम कंप्लीट है, कोई मसला ही नहीं है, वो कहते हैं आपके अंदर विटामिन डी ही नहीं है। विटामिन डी आपकी कितनी होनी चाहिए? 30% आपके अंदर विटामिन डी होनी चाहिए। लोगों की कितनी निकलती है? 7, 8, 10।
ये निकलती है, तो कितनी कम है आपके और अंदर इससे बहुत विटामिन डी। उससे बीमारियां पैदा होने शुरू होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए अगर बच्चों की बात कर लेते हैं तो बच्चे जो हैं वो माजूर हो जाते हैं, ठीक है। अगर विटामिन डी ना हो, आपकी टांगे कमजोर हो जाती हैं, पाँव में यानी कि एक अजीब सी दर्द हो जाती है। कभी कभी मेरे पाँव में भी दर्द होती है, तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी जो है विटामिन डी की एग्जैक्टली आर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है औरतों को। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि धूप जो है वो लेना बहुत जरूरी है, मगर कराची की अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो लोग बेचारे वॉक करने के लिए तो जाते हैं, वो लाल होकर आ जाते हैं, यानी कि व्हाइट नहीं, हबशी बन के आदमी नहीं ये भी जिनका फेयर होता है वो रेड हो जाता है, और बाकी दूसरा वो जो कह रहे थे वो दूसरा वो होता है। अच्छा नहीं, मगर ब्लैक कलर वाले भी ना बहुत ज्यादा ना क्या कहते हैं चमक रहे होते हैं, इतना डार्क हो जाता है उनका कलर कि वो बेचारे जो हैं वो बेहाल हो जाते हैं। मगर मैं आप लोगों को एक टिप बताती हूँ कि अगर सुबह मॉर्निंग में अगर आप विटामिन डी लेना चाह रहे हैं, तो पहली किरणें जो आप लोग क्या कहते हैं ना, धूप की जो पहली किरण होती है वो आप लेना स्टार्ट करें 15 मिनट। और सुबह सवेरे अभी तो स्ट्रगल है सुबह उठना। नहीं, वॉक करने के लिए जाएं, एक्सरसाइज करने के लिए जाएं। जैसे फजर में काफी सारे लोग उठते हैं, मेरे फादर उठते थे और वो फजर के बाद जो है वो वॉक करते थे, तो बैल्कनी छत पे जाके भी धूप ले सकते हैं, लेकिन सुबह की चढ़ती हुई और जो शाम में जा रही होती है वो, ये दोनों बड़ी जरूरी हैं आपकी। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जो है वो आप अपनी डाइट के ऊपर भी काफी तवज्जो दे सकते हैं, जैसे कि दही हो गया, पनीर हो गया, मिल्क हो गया। अपनी डाइट के ऊपर भी जो है वो बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। काफी सारे लोग क्या करते हैं कि जी विटामिन डी की सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि उनके अंदर कैल्शियम होता ही नहीं है, तो वो क्या करती है, जो विटामिन डी होता है ना वो आपकी कैल्शियम को खा रहा होता है। मतलब खा रहा होता है? देखिए यूनुस, जैसे आपने कैल्शियम की आप मेडिसिन खा रहे हैं, These are two different things. हाँ, लेकिन ये दोनों साथ जरूरी चाहिए होते हैं आपको। बहुत सारे लोग सिर्फ विटामिन डी ले रहे होते हैं, लेकिन सी उनका जो है वो डेफिशिएंसी में ऑलरेडी वो डेफिशिएंट होते हैं, फिर कोई फायदा नहीं है ये। और इवन विटामिन सी भी इसके साथ इंटरकनेक्ट करता है, बहुत ही अजीब सा इसी मैकेनिक्स है। विटामिन डी और फिर उसके बाद आपकी जो है उसके साथ कैल्शियम और फिर विटामिन सी भी, जैसे तीनों अलग चीजें। ए बी का कोई फायदा नहीं है, बी का। यूनुस देखिए, कैल्शियम अगर आप खा रहे हैं ना, तो वो आपकी सारी जो डिपॉजिट है ना वो हो रहा है वहां पर आपके क्या कहते हैं आंतों में जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि विटामिन डी जो है वो पूरी चीजों को बैलेंस कर रहा होता है, ठीक है। जब वो बैलेंस करता है तो वो पूरी आपकी बॉडी को क्या कहते हैं कंट्रोल में रखता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोलैप्स हो गया या टांगों में दर्द हो गया, हड्डियों में दर्द हो गया, तो ये कितनी बड़ी बात है कि अगर आप जवान है और आपकी हड्डियों में दर्द है, वो पूरा पता है आपकी उम्र तक चलता रहेगा। अगर आपकी पूरी बॉडी में आ रही होती है, ये भी एक निशानी है ना, तो कील ठोक रहे होते हैं ठक ठक। नहीं, वो विटामिन डी की प्रॉब्लम होती है काफी सारी। पता है डॉक्टर्स की रिसर्च ये बताती है कि 99% लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, यानी कि 7, 8, 10 तक होती है। तो लोग समझते नहीं है कि ये 30% जो है लेवल कंप्लीट करना बहुत जरूरी होता है। I want to ask you कि देखिए विटामिन डी एंड कैल्शियम आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कैल्शियम बोन से रिलेटेड है, विटामिन डी पूरी बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसी क्या चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या खाऊं या क्या पीऊं, किरणें भी ले ली, किरण से भी मिल लिया, ठीक है, सूरज की किरण से भी मुलाकात कर ली। अब मुझे अपना विटामिन डी जो है वो तो ठीक है, मेरी कैल्शियम में कमी है और मेरी बोन से टक 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 आवाजें आती हैं, मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या करूं? यूनुस यही बताया ना आपको कि देखें, आप पनीर खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। अंडे की जो वाइट होता है उसमें इतना मतलब वो विटामिन डी होता है, तो उससे आप यानी कि कितनी चीजें अक्सर बच्चे जो हैं वो अवॉइड करते हैं, जी मुझे अंडा नहीं खाना, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। माएँ भी यही करती हैं कि जी बच्चों गर्मी बहुत ज्यादा है कि जी इनको दही खिला, चलो ठीक है आपने दही भी खिला, मगर अंडा भी खाना बहुत जरूरी है आपकी डाइट में। और एक्सरसाइज, सनलाइट, अगर आपने सनलाइट नहीं लेनी बट आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज से भी हो सकता है यूनुस, मतलब जैसे आप वॉक करने के लिए जाते हैं धूप में, तो वो आपकी एक्सरसाइज में भी हो जाता है और 15 मिनट आपको धूप भी मिल जाती है। अच्छा, लाजमी नहीं कि सिर्फ D3 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको गुस्सा आता है, कुछ जेनेटिकली इनहेरिटेड भी होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है ना कंट्रोल, आप अपने आप को खुद कंट्रोल में नहीं रख सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तमाम तर जो ख़वातीन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को जो है वो इग्नोर करती है। वो ये होती है कि उनको जब आपकी एज जो है वो 30 से ऊपर जाने लगती है, और दूसरा बच्चे जिनमें आपको शुरू से ही जो है उनकी आपको लगता है कि उनको भूख नहीं लगती है और वो अच्छे से खुराक नहीं खा रहे होते, तो उनके अंदर जो है वो कैल्शियम की भी कमी होने लगती है और उसके बाद जो है विटामिन डी की भी कमी होने लगती है। एक टेस्ट है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ, तमाम लोगों ने टेस्ट ज़रूर करना है प्लीज़। T20 करा लें, टेस्ट 5 दिन का हो जाता है। नहीं, एक टेस्ट किया करे हर 6
6 महीने बाद या हर 1 साल बाद भी इस टेस्ट को जो है वो इग्नोर ना किया करें। विटामिन B12 का टेस्ट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर के जितने भी ये आपके जितने भी विटामिन हैं उसके बारे में जो है वो रिपोर्ट में आपको पता चलेगा कि कोई भी जो है वो ऊपर नीचे का कोई भी आपको डेफिशिएंसी तो नहीं है। सबसे अच्छी चीज है आपने वो जरूर करवानी है। जी उशिया। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं सना। और बाकी में आप लोगों को रूटीन जो है वो चेकअप अपना डॉक्टर के पास भी रखना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो नहीं भी करवाते, कहते हैं कि 6-6 महीने के बाद जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं जब बीमारी बहुत ज़्यादा सर से पानी जब ऊपर चला जाता है। तो प्लीज़ अपना, आपका बहुत इंटरेस्टिंग मौजू है, मैं एक लाइन से फैक्ट करना चाहूँगी इस पे, देन यू कैन गो ऑन ब्रेक, वक्त ज़्यादा ओवर टाइम हो चुका है। जिस तरह विटामिन बी का टेस्ट होता है, विटामिन बी का टेस्ट सिर्फ आपको विटामिन बी का जो है बताता है कि क्या लेवल है, क्या आपका बहुत सारे लोग का ओवर भी होता है, वो भी खतरनाक होता है, या नीचे तो नहीं है। विटामिन डी का भी आपको यही बताएगा एग्जैक्टली कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या नहीं है। फिर डॉक्टर को वो रिपोर्ट्स दिखाएं और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। खुद से नहीं करना, क्योंकि अगर ज्यादा विटामिन डी आपने इंजेक्शन के जरिए ले लिया या फिर किसी कैप्सूल्स के जरिए तो वो और ज्यादा डेंजरस। जी, लेकिन ये जो B12 है ना वो आपकी बॉडी के अंदर तमाम तर चीजों के बारे में ये टेस्ट होता है। ये मैं जरा इस बारे में जानती हूँ इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड। मैं भी बता दूं कि देखें, टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो, पाकिस्तान के बाबर आजम है, ही इज द ओनली बैट्समैन जो इन तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में आते हैं। तालियां होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। और प्लीज़ घर में बैठे कोई भी आप जो है वो ट्रीटमेंट मत लें। डॉक्टर्स आप लोगों के लिए ही बने हैं और उन्होंने बहुत सारी डिग्रियां जो हैं वो आप लोगों के लिए ही हासिल की हैं, पैसों के लिए ही हैं। तो एग्जैक्टली सो हमारे पास एक कमर्शियल ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बात कर रहे थे मेडिकल के हवाले से, तो आज मेरा जो टॉपिक है वो भी मेडिकल के हवाले से ही है। एक ऐसी चीज़ जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है वो इसे इग्नोर करते हैं, या मैं ये कहूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं, वो है जी आपकी मेंटल हेल्थ, यानी कि आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में हम उस तरह से ख्याल नहीं रखते जिस तरह से हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। हमारी बॉडी के अंदर अगर एक भी कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है तो हम फ़ौरन से जो है वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे दिमाग का कोई जो है वो इशू होता है तो हम उसे इग्नोर करते हैं, या हम अपने बच्चों को जो है वो एक ही चीज़ कहने लगते हैं, वो है कि कोई नहीं, तुम बहाने कर रहे हो या तुम बहाने कर रही हो। हमेशा ये चीज़ कहकर जो है वो टालने लगते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए जो है, जो बच्चा है उसकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकती है। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों से सवाल भी करती हूँ इसी बारे में कि आप लोगों ने ज़्यादातर नोट किया होगा कि आप जब बचपन में आप लोग छोटे थे तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनका दिल नहीं चाहता था कि मैं लोगों से मिलूं, या जो है वो मुझे आज नहीं जाना कहीं पर, या कोई अम्मी कह रही है कि खानदान में चलो और आप बहाने बना रहे होते हैं मुझे नहीं जाना। मैं आज भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसे ही आती जाती हूँ, हाँ। घर काम काम घर, जी वेरी एंटी सोशल। आई एम प्राउड टू बी अ साइको। तो क्या ये ऐसा ना बीमारी है? जी ये आप Obviously. जी ये अलोन बिल्कुल रहना। अच्छा मुझे भी ऐसी है, मतलब मैं कहीं भी आना जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सीरियसली ऐसा वाकई में लेकिन मेरे बीमार साथ ये शुरू से नहीं है। शुरू में मैं बहुत लाइवली थी, अभी पिछले कुछ पास्ट 2 to 3 इयर्स में मैंने अपने अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस महसूस किए हैं, जिनमें से की बात डिफरेंट होगी मेरे ख्याल से। देखिए मैं आपका शायद टॉपिक सही से समझी नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरे अंदर कुछ अलग चीजें हैं। बचपन में तो मैं बहुत ज्यादा लाइक वेरी लाइवली एंड आउट पर्सन, मैं घर पे रहना शायद कम ही पसंद कर, कभी कजन्स में, रिश्तेदारों में, यहाँ वहाँ बहुत घूमना फिरना पसंद था। अब थोड़ा सा महदूद हो गए बिकॉज अब समझ आ गई है ना, ये बात फालतू लोगों को क्यों टाइम दे, जो डिजर्विंग है सिर्फ उन्हीं को आप अपना बहुत time अच्छा दें। करती हैं आप, ऐसा ही रहे। जी आप बताएं अलवीना। वो बता रही हूँ बस। नहीं, आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय सेल्फ कि सिंस बिगिनिंग आई डिडंट लाइक टू, मैं जाता था बिकॉज ऑफ द फैमिली, क्योंकि छोटा था, मेरे बस नहीं चलता था, लेकिन अब बस चलता है तो मैं नहीं जाता, लेकिन आई नेवर वांटेड टू, आई डोंट लाइक, मतलब गो इन, मे बी आई एम एन इंट्रोवर्ट, मे बी दैट्स द रीजन। आप बताएं अलवीना। और मैं बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट, शुरू से एक्सट्रोवर्ट। अब लेकिन अनम वाली बात, तो फोन करते थे बेटा घर आ जाओ। हाँ वाकई। और दूसरा, लेकिन अब ये है कि जाहिर है जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाती है। फिर हम लोग कुछ ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहते जो हमसे मिलना चाहते हैं लेकिन हम उनसे नहीं मिलना चाहते। लेकिन वैसे मैं बाय नेचर बहुत ही एक्सट्रोवर्ट इंसान, ना मैंने स्कूल की कभी बीमारी के बहाने छुट्टी की है और ना मैंने कभी पेरेंट्स को बोले कि मुझे यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। वो तो जो मुझे जिधर हाथ पकड़ के ले जाए मैं चली जाती थी। ठीक है, अच्छा एक और सवाल मैं आप लोगों से करूंगी, प्लीज आप लोग जो हमें देख रहे हैं, जो सवाल आप लोग के लिए लेकर आते हैं, ये समझे कि एक छोटी सी जो है वो प्रैक्टिस होती है, आप लोग जवाब जरूर दिया करें कमेंट्स में। तो आप एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, वो ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो बचपन में, जब हम मतलब मैट्रिक से पहले जितना भी हमारा ये बचपन का दौर था, उसमें पढ़ने का दिल नहीं चाहता था कि पढ़ाई नहीं करनी, बस कुछ भी है लेकिन पढ़ना नहीं है? नहीं ऐसा नहीं।
हुआ यूनस, ठीक है। अच्छा, आप नहीं, अच्छा, बहुत आप बहुत बताएं। मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब क्योंकि मैट्रिक मेरी तक का सिर्फ। कभी भी नहीं हुआ ना, स्कूल कॉलेज मैट्रिक, लेकिन कभी जब अम्मी बहुत ज्यादा जी। हद से ज्यादा करती थी, मतलब फॉर इंस्टेंस सुबह से रात तक बैठे हुए, आखिर में फिर रोना आता था कि भाई इतना ज्यादा भी क्यों, क्योंकि दोनों की तरफ से होता था, फिर लास्ट में जैसे 6-7 घंटे हो गए तो ऐसे प्रेशर फील होता था, उस वक्त रोना आता था, लेकिन वैसे खुद भागा नहीं कभी भी, कि मतलब कुछ बच्चे होते हैं ना वो भाग रहे होते थे, जी। वैसे खुद पर्सनली भागते नहीं थे, लेकिन अनलेस के पेरेंट्स जब बहुत ज्यादा तशद्दुद नहीं करते थे पढ़ाई का तब। अच्छा, आप बताएं। अच्छा, मेरा वैसे different तो आप है। बहुत अच्छी थी, आपने बताया। मैं हमेशा। किताबी कीड़ी थी। जी। आप मुझे बचपन में मिलती तो मैं शायद चश्मा जो है और किताब यही करती रहती थी हर वक्त। और जो मेरी मम्मा मेरी लाइट्स बंद कर जाती थी तो मैं क्या करती थी, फोन की फ्लैश से पढ़ती कि उन्हें पता ना चले कि मैं पढ़ रही हूँ। तो ये ये और बाकी पाकिस्तान का बच्चे पीछा। भागते हैं पढ़ाई से, ये नॉर्मल है, क्योंकि हाँ। कभी कभी हाँ ऐसे लोग होते हैं, लेकिन कम होते हैं बदकिस्मती बाकी से। में यूनस ऐसे लोग होते हैं जिनको पढ़ाई की बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं ना कि लत लगी होती है, लत लगी कि नहीं होती है। भाई मुझे लत तो पढ़ना बुरी है। आदत हाँ। को कहते हैं। नहीं नहीं, मतलब ये देखिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, और वो काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, हर्डल्स होती हैं जो आपकी लाइफ में आती हैं, आप नहीं भी पढ़ पाते। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो प्रोग्राम का जो पैटर्न है उसमें हमें काफी पढ़ना पड़ता है, तो हाँ। मैं तो इस प्रोग्राम को schooling हो रही है बहुत हमारी, बहुत exactly, अच्छी। मैं नहीं, बहुत ये ज्यादा बात तो है। enjoy मैं कर रही बता हूँ। दूं कि देखिए मेरा हमेशा बचपन से था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता था, जी। मैं समझना चाहता था। जी, That's the difference. ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, पढ़ेंगे तो समझेंगे। नहीं जरूरी नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्री से सीख सकते हैं, आप किसी से बात करके सीख सकते हैं, रोबोट को बोले आर्टिकल पढ़े, आप समझें। सुन के सीख सकते हैं, ऑडियो बुक्स। बिल्कुल। लेकिन अब मैं चाहूंगी कि मैं अपनी टॉपिक की तरफ आऊं, वो ये है कि जब बच्चा आप ये तो हमारा एक छोटा सा ये सर्वे ही कह दें, इसी तरह से आपने भी करना है सर्वे, अपने घर में भी कर सकते हैं आप। बच्चों से प्लीज जो है वो आप बात किया करें, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते। अच्छा, एक सर्वे के मुताबिक ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो सामने आई, वो ये थी कि जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एज आप लगा दें 16 साल, 16 साल से बड़ों की बात नहीं हो रही, 16 साल से छोटे बच्चों की बात हो रही है। 16 साल से छोटे बच्चों की जब बात है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं होता, यानी कि उनको अपनी फैमिली में नहीं रहना, ना उनको नए लोगों से मिलना है। वो चाहते हैं कि अब अम्मी है, बहनें हैं, ठीक है, मैंने घर पे ही रहना है, इतना हमें दूसरों में या अपनी फैमिली में जो है वो हमें बिल्कुल भी कन्वर्सेशन नहीं करनी या मुलाकात नहीं करनी। ठीक है, ये कहाँ का सर्वे, मुझे तो इसकी ऑपोजिट फीलिंग आती है, बच्चे तो हर जगह खुश होते हैं, नहीं होते हैं, तभी तो होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे बहुत ऐसे होते बच्चे होते है हैं। वैसे कहाँ का सर्वे है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान जी, का तो किसी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट का है, किसी मैं आपको journal लिंक का है, फॉरवर्ड करूंगा, मेरे कहाँ पास का है? लिंक आ गया। मैं आपको लिंक जो है वो सेंड कर दूंगी। तो मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। एक तो हो गया कि आप जो है वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। दूसरा, अगर आपने कभी आपके घर में बच्चे हो और आपने कभी बच्चों के साथ टाइम गुजारा हो तो एक और चीज आपको जरूर पता होगी, वो ये है कि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन नहीं उन्हें पढ़ समझ पाते नहीं बेचारे। आता। जी, उन्हें समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? फिर वो रोना भी स्टार्ट करते हैं। अब हम जो हमारी हम जो कोचिंग जाते हैं वहां पर जो हमारी टीचर होती है वो बच्चों को मार भी रही होती है, सजा दे रही होती है, लेकिन उससे वो नहीं पूछती कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन चीजों को पेरेंट्स जो है क्या करते हैं, एग्जाम का भी वक्त होता है तो पेरेंट्स हमेशा इस चीज को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि हमारा बच्चा नालायक है। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान नालायक नहीं होता है, उसके अंदर जरूर किसी चीज की कमी है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे। तीसरी चीज मैं एक और आपको बताती हूँ, जो आप जिनके बच्चे हैं, जाहिर सी बात है घर में वो मेरी बात से कहीं ना कहीं थोड़ा मुत्तफिक होंगे। एक और चीज है वो ये है कि क्या आपने महसूस किया है कि बच्चे बहुत ज्यादा समटाइम ऐसा होते हैं, खामोश होते हैं। मतलब आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं तो 2 तो बिल्कुल सही है, वो बोलते भी ज्यादा है, लेकिन एक बच्चा होगा जो बिल्कुल खामोश होगा और वो अपने में ही कहीं जो है वो खोया रहेगा। सना, ऐसी मेरी भांजी है, हाँ, छोटी, ऐसा होते हैं बिल्कुल बच्चे। अपने आप को आइसोलेट करके बैठी रहती है, पढ़ना भी है, कुछ भी करना है, बिल्कुल आइसोलेट करके रहती है, इसकी वजह मतलब क्या अलग है? से अपने Attitude कमरे। problem। नहीं यूनस, नहीं, attitude problem मेरे नहीं ख्याल से है। हर घर में एक होता है, हमारे घर में भी जी, एक ऐसा हाँ। है, एक शख्स। फिर ये ये वाला वाला आपकी मेंटल हेल्थ पर फिर है। ये एटीट्यूड तो पाकिस्तान के हर इंसान में, भले उसके नहीं, पास हर फैमिली में एक जरूर होता है जो उसको हम बिल्कुल कहते हैं कि ये isolated रहता इंट्रोवर्ट है। नहीं, इंट्रोवर्ट कहते हैं हम। ब्रेक का टाइम हो गया है, सो ये बहुत बड़ा टॉपिक है और मुझे लगता है आज मेरा ये टॉपिक जो है वो कवर नहीं हो पाएगा। सो एक चीज बताती हूँ कि आपने इन तमाम आदतों को या ऐसी चीजें हैं इनको आपने जो है वो इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से इसको मैं जरूर कंटिन्यू करूंगी। लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमारे पास कोई एक हमारे साथ होता है जो कि वॉइस मैसेज लेकर आते हैं, अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। सुनते हैं जी कौन और कहाँ से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शब्बीर जान है और मैं कराची शहर से बात कर रहा हूँ। आपका शो गपशप बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत आला है, मैं बड़ा पसंद करता हूँ, मुझे पर्सनली भी बहुत पसंद है और मेरे दोस्त यार भी, हम सारे मिलके देखते हैं ये। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से सिर्फ मेरा इतना पैगाम आवाम तक पहुँचा दें कि मैं आजकल देख रहा हूँ कि जवान नस्ल, जवान लड़के, कम उम्र लड़के सड़कों पे कचरा चुन रहे हैं, बोरे उठा के घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, नशे में पड़ गए, मंशियात के चक्करों में लग गए। अब आप देखें ये किस तरह से हम न्यू जनरेशन आगे लेके जाएंगे। कायद आज़म ने तो कहा था कि कौम का असासा है स्टूडेंट आपका, आपकी जवान नस्ल कौम का असासा है, पर कौम का असासा बोरा उठा के सड़क पे, फुटपाथ पे कचरा चुन रहा है, कहीं से बैटरियां चोरी कर रहा है, कहीं से कुछ कर रहा है। हम ये शऊर दे रहे हैं अपने जवान लड़के को, हम ये सिखा रहे हैं अपनी आवाम को। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर नज़रसानी करें और ऐसा कोई रिहर्ब सेंटर बनाया जाए जहाँ से ज़बरदस्ती पकड़ के इनको ले जाके डाल दिया जाए, ताकि ये काम ये छोड़ें और सीधे रास्ते पे आएँ। बस थैंक यू सो मच, इतना कहना था। अल्लाह हाफ़िज़। ये एक खास तबका है जो इस तरह के काम करता है और कुछ लोग बाय चॉइस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने का, आगे बढ़ने का, तालीम का शऊर नहीं होता, और कुछ लोग के मतलब खानदान का पीछे से चल रहा होता है सिस्टम, वो इसी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें दो तरह के ये केसेस हो जाते हैं कि कुछ शौक से करते हैं और कुछ मजबूरी से करते हैं। लेकिन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमत को यहाँ पे इकदाम उठाने चाहिए, क्योंकि आम इंसान के तो बस के बाहर है। हम इस सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास अथॉरिटी या ये पावर्स नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कर सकती है। तो इतनी सारी चीजें हैं कि जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले बोला था मेट्रो बस बना दी, वो तो हम आम लोगों के लिए बनाई है, चलें बहुत अच्छी बात है, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, गुड कॉज को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसे लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता जिनको ज्यादा इस वक्त हेल्पिंग हैंड की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन मुल्क में दे रहे हैं, बोरी उठा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सीमेंट उठा रहे हैं, मजदूरी जो लोग कर रहे होते हैं एटलीस्ट, और चोरी, कुछ लोग चोरी डाकों पे भी उतार, स्नैचिंग करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। मेहनत ही कर रहे हैं, वो तो एक्स्ट्रा हार्डकोर मेहनत है जो कि सब करने के गट्स नहीं रखते हैं, तो वो हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं करें। लेकिन जो लोग भी अपनी इज्जत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, भले वो भीख मांग के गुजार रहे हैं या सिग्नल्स पे हैं या लोगों की गाड़ी का शीशा साफ कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए कुछ किया जाए। अगर तो वो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में तो उनको पढ़ाई के प्लेटफॉर्म्स दिए जाएँ, और अगर पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो जो काम कर रहे हैं वो उसी काम में कोई बेहतर ग्राउंड दिया जाए, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज दी जाए, उनके इंटरेस्ट बेस्ड कोई नए प्रोफेशंस दिए जाएं, क्योंकि अगर वो तो कभी नहीं अपना चेंज कर सकते, जो अगर कोई कर सकता है तो दूसरे लोग ही कर सकते हैं, दूसरे लोग में हम नहीं आते, हुकूमत आती है। तो हुकूमत से मेरी अपील है कि ऐसे लोगों पर भी नजरसानी कीजिए जिन्हें शायद अशद जरूरत है चेंज की। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप अनम। और ऐसे मैंने स्कूल्स देखे थे जो कि ब्रिज के नीचे बहुत अच्छे स्कूल्स बनाए थे, मगर आपको पता होगा कि कुछ ऐसे माफियाज होते हैं जो कि वो ये सब चीजें क्लीन करवा देते हैं कि हमें इनको अगर पढ़ा लिया ना तो हम जो है वो इनसे मंगवाएंगे कैसे, इनसे भीख कैसे मंगवाएंगे, तो वो पढ़ाना ही नहीं चाहते। मतलब आप देखिए ना, पढ़ने के लिए कोई भी एक बंदा, लेट सपोज मैं इनिशिएटिव उठाती हूँ कि जी मैं 10 बच्चों को पढ़ाऊंगी और मैं रोड के ऊपर जो है वो स्कूल बनाऊंगी, सब चीजें जो भी जितना भी आपके अंदर जितनी भी कैपेसिटी है वो आप उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे भी ना, तो वहां की जो माफियाज होंगे ना वो आपको जीने नहीं देंगे। एंड इनफैक्ट जो मांगने वाले भी होते हैं ना, रोड के ऊपर कोई भी सर्कल पे खड़े भी होते हैं, किसी भी सिग्नल पर भी खड़े होते हैं ना, तो अगर लेट सपोज अगर ये मेरी जगह है ना तो कोई दूसरा बंदा आके यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। पूरे रैकेट्स है ना। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये जिस तरह उर्शिया ने भी बात की कि किस तरीके से ये पूरा यूज किया जाता है, जो ये बेगर्स होते हैं इनको, क्योंकि चूजर्स नहीं होते हैं, ठीक है। और जिस तरह आपने बेगर्स के लिए कहा कि अगर कोई तमीज से या अपनी इज्जत से भीख मांग रहा है, इज्जत से कोई भीख नहीं मांगता, इस्लाम में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। बाकी अगर कोई छोटा काम कर रहा है, जिसको हम छोटा काम कहते हैं, हमें छोटा काम भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई बोरियां नहीं उठाएगा या बोरी उठाना करेगा तो फिर वो हम तो खुद नहीं करें ना, फिर वो काम कौन करेगा। तो एक पूरा लाइफ का साइकिल है कि हर कोई हर काम अलग अलग काम कर रहे हैं, तो इसीलिए सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। सेकेंडली, जो ड्रग अब्यूज की बात आ रही है, आज मैं सोच रही थी कि आज मैं या तो डिप्रेशन के ऊपर बात करूंगी या मैं ड्रग अब्यूज के ऊपर बात करूंगी, लेकिन फिर फलस्तीन के हवाले से मेरी नजर से खबर गुजरी तो मैंने सोचा फलस्तीन के हवाले से हम सबके लिए हमारी ड्यूटी है कि हम आवाज उठाएं और अगले प्रोग्राम में हम इन मौजूआत को डिस्कस करेंगे। ड्रग अब्यूज इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन के साथ भी इंटरकनेक्ट करता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर गुफ्तगू करना। और इन्होंने बात की अपने मैसेज में कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सबसे पहली बात, हम कराची में अगर बात करते हैं तो लियारी सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है, ड्रग अब्यूज़ वहाँ पे होता है, वहाँ पे ख़वातीन, बच्चे, बड़े बूढ़े सब ड्रग एडिक्ट्स, वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स मौजूद हैं। और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है वो कब से रूल करती रही है वहाँ पे, और हमने देखा है दहाइयों से, लेकिन ये ड्रग अब्यूज़ वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ। एंटी नार्कोटिक्स एक फोर्स है पाकिस्तान में। हमें नहीं पता कि एएनएफ कहाँ काम करती है, अचानक से किसी के पास इतनी कोई हीरोइन निकल आती है, कोकेन निकल आती है, फिर पकड़ लिया जाता है और वापस शायद वो दे भी दिया जाता है, लेकिन एएनएफ का कोई काम नहीं दिखाई देता। साथ ही साथ दीगर एजेंसीज भी मौजूद हैं, वो भी इसको कम्प्लीटली खत्म नहीं कर पाती हैं। एक्साइज फोर्स की पूरा विंग था जो कि एएनएफ के साथ काम करता था, वो हमें कहीं पे नहीं दिख रहा। तो ये सारे इदारे जो कि इदारे मौजूद हैं, फाल नहीं है, गैर फाल दिखाई दे रहे हैं, और हुकूमत इसके ऊपर एक क्वेश्चन जाहिर है रेज होता है। और सबसे ज्यादा उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जो क्लेम करती आई है कि ये हमारा गढ़ है, ये हमारा इलाका है, तो आप आज तक वहां से ड्रग अब्यूज को खत्म नहीं कर पाए, एजुकेशन नहीं ले आ सके अभी तक, तो फिर कोई फायदा नहीं है आपका वहां पे क्लेम करने का। अलवीना, आई वांट टू करेक्ट यू ऑन वन थिंग। देखिए, होगा एक टाइम आया होगा, यू आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000s या लेट 2010s, बट एज फार एज आई नो, मैं वहाँ पे मैंने बॉक्सिंग भी सीखी है, कराटे भी सीखी है, बहुत क्लीन है, साफ सुथरा है लियारी। और होगा, ये नहीं कह सकता कि मैं कह रहा हूँ नहीं होगा, बट एज फार एज आई नो मैंने देखा कि अब वहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर से भी एक बंदे ने मुझे खुद बताया, जहाँ पे मैं गई थी इंटरव्यू करने के लिए, जिसका मैंने एक्सपीरियंस जाना कि वो कैसे निकला, क्या स्टोरी है उसकी, तो उसने खुद बताया, क्योंकि वो लोकल वहीं पे रहता था, उसने बताया कि कैसे खवातीन भी एंगेज्ड है, तो उसने भी वैलिडेट बिल्कुल होंगी। लेकिन मेरा भी एक कॉल सेंटर में दोस्त है, उसने मुझे बताया कि अब हालात बेहतर है। ये होगा, वैसा नहीं कह रहा कि आई एम नॉट डिनाइंग इट, होगा, लेकिन अब थोड़ा क्लीन है, हालात कंट्रोल में है, स्ट्रांग है, साफ सुथरा है लियारी, पहले जैसा नहीं है। ठीक है, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, आवर ब्रदर सेड के ये जो कचरा चुनते हैं, इनका क्यों नहीं कुछ किया जाता, मुझे बुरा क्यों लगता है। हमारी कौम के बच्चे, मेरी जान, वो हमारी कौम के बच्चे है ही नहीं, अफगानिस्तान की कौम के बच्चे, वो तो अफगानी रेफ्यूजीज के बच्चे। आप तो अफगानी जो यहाँ पे जो बड़े हुए हैं, जो 20 साल पहले आ गए, ठीक है, वो 18 साल से ऊपर क्रॉस हो गई उनकी एज, तो आपने तो एनआईसी भी नहीं दिया उनको वापस डिपोर्ट भी नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे। और जो बच्चे अफगानी बड़े मेहनती हैं, सही बात है, ये भिखारी नहीं है। और ये जो बात यूनुस ने ऐड की, ये वाली बात ये मैं भी अपने प्रोग्राम्स में करती रही, उनके सीएनआईसीज भी नहीं है, और अगर उनको कोई नौकरी देता है फॉर इंस्टेंस, तो अगर 20,000 तनख्वाह है उस नौकरी की, तो उनको 8,000 मिलेंगे, तो ये तो बिल्कुल सरासर वायलेशन है। बिल्कुल वायलेशन भी है। और दूसरा ये कि आप कोई वीजा दे दो, कोई पासपोर्ट बना दो, कुछ कर दो पाकिस्तानियों, लेकिन वो जो और भी बच्चे हैं जो भीख मांगते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग कब तक ब्लेम करें गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने तब पिछले 70 सालों में नहीं किया, डू यू एक्सपेक्ट कि वो अब करेंगे? डू यू थिंक दे रियली केयर अबाउट दोज पीपल? पनाह गाह बंद हो रही हैं, अगर सेहत कार्ड बंद हो रहे हैं, वो तो एक अच्छी बात है, बंद हो रहे हैं, होना चाहिए, गरीब का हक भी नहीं है। लेकिन कमिंग बैक टू द चिल्ड्रन हु आर बेगिंग, जो माफिया के लोग हैं, ठीक है, आई डोंट केयर, माफिया के लोग हैं, भीख मांग रहे हैं ना, उनके लिए कुछ करें। ग्रास रूट लेवल पे जो प्राइवेट सेक्टर है वही कुछ कर ले। बहुत सारी आइडियाज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, बट जो एक दिमाग में आ रहा है, आई वांट टू शेयर इट विद द पीपल एंड विद यू, कि क्यों ना शहजाद रॉय वाला सेटअप स्टार्ट किया जाए कि आप एक दिन में कितना कमाते हो। बोलता मैं 100 रुपए, चलो आप एक दिन आओ मेरे स्कूल में पढ़ो, मैं आपको 100 रुपए देता हूँ। वो वाला आई लाइक शहजाद रॉय, एंड उनकी आवाज की वजह से भी, और उनके गानों की वजह से भी, और उनकी ये अच्छाई की वजह से भी। जी, ब्रेक का टाइम हो गया है, तो बस मैं यही कहूंगी कि अपना ख्याल रखें और कुछ कर ले। यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे ड्रग अब्यूज़ के हवाले से। सना, आप इसके हवाले से जो उनका मैसेज है उस पर कुछ कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि देखिए, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर की। मैं एक चीज़ और जो मुझे लगता है बहुत अहम मुद्दा है, वो ये है कि हमारे जितने भी नौजवान हैं वो कहाँ जाएंगे। ठीक है, वो ये चीज़ें नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो है, सागर नामी एक शख्स ने, यानी सिर्फ और सिर्फ 21 साल के लड़के ने खुदकुशी की। वो इसलिए खुदकुशी की कि वो इतना मायूस था अपनी ज़िंदगी में से। उसने कहा, ना मेरे पास नौकरी है, मैंने काम स्टार्ट किया, नाकाम हो गया, ना मेरे पास अपनों का साथ है। आप ये देखिए कि हम ऐसे माशरे में अफसोस के साथ रह रहे हैं कि यहाँ पर हमें
हमारे जितने बच्चे हैं, हम पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, हर किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि नौकरियां नहीं मिल रही होती। फिर इसके बाद जो नौजवान बच्चे हैं, लड़के, चले लड़कियां तो मजबूर हैं, वो घर में ही बैठ जाएंगी, लेकिन जो लड़के हैं वो आपस में दोस्तों में नशा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। आपके पास कोई काम नहीं है, एक निजी जो है वो एक वेबसाइट है जहां पर बाइक्स वाले लेकर जो है फूड डिलीवर कर रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के पढ़े लिखे जिनके पास डिग्रीज होती है वो ज्वाइन कर लेते हैं, MBA वाले राइटर बने हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है आपने खुद करना है। जी बिल्कुल सना। और ड्रग अब्यूज अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर अभी भी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है और लोग उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। अब प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे, अपने अगले मौजू की जाने बात करेंगे मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के हवाले से, जहाँ कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई है और ये कशीदगी रहती है, लेकिन ऑन एंड ऑफ इसकी फ्लक्चुएशन बहुत बढ़ती जाती है। इसराइली अफवाज की जानिब से गज़ा पर एक बार फिर जो है बमबारी और 17 लोग लगभग जो है उनको ज़ख्मी किया गया है और हर दूसरे दिन लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। फ़लस्तीन के हवाले से अब भी पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ स्टांस देखे जाते हैं। एक वो शख्स, एक वो लोग या वो प्रोफाइल लोगों का जो कि कहते हैं कि हमारे लिए हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है इसके ऊपर बात करना, और वो दिल से समझते हैं इसके ऊपर। मैं सिर्फ जर्नलिस्ट की बात नहीं करी, राइटर्स की बात नहीं करी, मैं आम आवाम की भी बात कर रही हूँ। यानी वो सोशल मीडिया के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करना या आम आवाम में या अपने दोस्त अहबाब में इसके ऊपर गुफ्तगू करना। अब दूसरा प्रोफाइल आ जाता है, वो कहते हैं हम कुछ नहीं करते और हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं और बातों से कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं होता। आप पहले समझने की कोशिश करें कि ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं और ये बात आपकी ये रिबेलियन में जा रही है। ये बात आपको शायद अभी रियलाइज नहीं हो रहा। मेरी बहुत सारे लोगों से इस पे बहस हुई है और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ उस मौजू के ऊपर, चाहे कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो। कश्मीर के साथ साथ फ़लस्तीन भी हमारे लिए बहुत ही सेंसिटिव मौजू है। उसकी वजह, सबसे पहली वजह ये है कि जो हमारा किबला है, सबसे अव्वलीन किबला हमारा बैतुल मुक़द्दस था। अब हम कैसे बोल सकते हैं? और लोग गालियां इस्तेमाल करके बात करते हैं, कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। आप पहले रियलाइज करें आप बोल क्या रहे हैं। एक सेंसिटिव मौजू है और आप बैतुल मुक़द्दस के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम रूलर्स नहीं हैं। ना मैं कुछ कर सकती हूँ, ना ये लोग कुछ कर सकते हैं और ना ही कोई और जर्नलिस्ट या कोई और राइटर कुछ कर सकता है। लेकिन हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हमारा अव्वलीन फरीज़ा है उसके ऊपर बात करना, क्योंकि हमारा वो पहला किबला है और हमें उसके ऊपर बात करनी है। और हमारी जो सेंटिमेंट्स हैं, इस्लामिक सेंटिमेंट्स उसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, हमारे पूरे जज्बात उसके साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे रीजंस की वजह से फ़लस्तीन हमारे लिए एक पाक सरजमीन है जी। हमारे प्रॉफिट्स के लिए हमारे साथ एसोसिएटेड है, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के साथ हमारे लिए एसोसिएटेड है। फिर ज्यूज और मुस्लिम्स की लड़ाई इसी पाक सरजमीन के ऊपर है और ये पूरा जो इसके ऊपर इतनी डीप हिस्ट्री है हमारी, जिसके लिए हम लोग को इसीलिए आज भी सेंसिटिव होना पड़ेगा। और अगर आप इस वहाँ पे फ़लस्तीनी बच्चों के स्टेटमेंट सुन लेना, आई कैन बेट, और मैं इस वक्त ये कह सकती हूँ, आई कैन बेट का लफ्ज इसको जरा आप हटा दें, बल्कि मैं ये कहूँगी, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर हम वो फुटेज चला दें यूनुस, आप वैसे खवातीन ज्यादा इमोशनल होती है लेकिन मर्द भी रो जाएगा। वो अगर फुटेज आपने देख ली ना, क्योंकि वो पिछले रमजान की बात है, उससे पहले रमजान की बात है, प्रोग्राम में जब मैंने देखी है और बिल्कुल लाइव शो में मैं रोए बगैर नहीं रह सकी। छोटे छोटे प्यारे मासूम बच्चे, उन्होंने जो उनके अल्फाज थे वो ये कहते हैं कि मुसलमानों तुम लोग हार गए हो हमारा हक हमें दिलाने में। मुसलमानों लीडर्स, उनसे वो मुखातिब होके कहा उन्होंने कि हमारा राइट तुम लोग हमें नहीं दे सके और तुम लोग सब फेल्ड हो चुके हो। और जिस तरीके से वो इमोशनल बातें बच्चे करते हैं ना, वो इतने छोटे छोटे प्यारे खूबसूरत बच्चे हैं लेकिन उनके जज्बात इतने स्ट्रांग है। वो भी क्लियरली बोल रहे होते हैं कि तुम लोग हमें हरा नहीं सकते, तुम लोग हमें जो है हमारे सेंटिमेंट्स को जिस तरह भी तुम लोग जो है चैलेंज करने की कोशिश करोगे, हम इसी तरह दीवार के आगे तुम लोग के सामने खड़े रहेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता, एक यूक्रेन के साथ हमले के ऊपर सारी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस दिख रही है, सैंक्शंस हो रही हैं, दुनिया को प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लेकिन फलस्तीन का मामला किसी को नहीं दिख रहा। साथ ही साथ कश्मीर का मामला किसी को नहीं दिख रहा। म्यांमार या रोहिंग्या के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है वहां पे क्या हो रहा है, कौन लोग हैं ये। साथ ही साथ बहुत सारे वीगर के मुसलमानों के ऊपर अगर हम बात कर लें तो वो उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। क्यों मुसलमानों को जो है इस तरह एक थर्ड वर्ल्ड जिस तरह स्टेट्स को ट्रीट किया जाता है उसी तरह मुसलमानों को अलग से ट्रीट किया जाता है। नॉर्वे को देख लें, डेनमार्क को देख लें, स्वीडन को देख लें, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, क्या कुछ इस्लाम की शान में गुस्ताखी नहीं करते हैं। हाल ही में भी हमने खबर शामिल की कुरान पाक के साथ उन्होंने क्या किया, और ये मतलब ऑन एंड ऑफ होता रहता है। और यहाँ पे इस्लामोफोबिया वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ खान साहब ने रेज किया और किसी लीडर ने रेज नहीं किया। इस पे अनम, व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुसलमानों के जज्बात अभी भी वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज फलस्तीन। I would like to say कि first of all तो we are heading towards third world war
और ये सब जब अब बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को लेके इश्यूज हैं कि जो लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, उन पे उनके साथ ज़्यादती की जा रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है यूक्रेन में जो रहने वाले सिटीजन्स हैं। तो और ये सारे बहुत ज़्यादा बद्दुआएं देते हैं। मैंने आई हैव रेड द कमेंट्स, औरतें झोली उठा उठा के बोल रही हैं कि अल्लाह, मतलब इवन मुस्लिम वुमेन्स के प्यूटिन तो घर को ये बहुत बुरी लैंग्वेज है और ये टीवी पे तो हम अब शायद नॉर्मल लाइफ्स में भी नहीं करते, बट मैंने औरतों को देखा है। और उसके बाद मैंने उनको फिर नीचे कमेंट में ये लिखा कि भाई आप कैसे यहाँ पे बद्दुआ दे रही हैं पुतिन को, जब कश्मीर, अफगानिस्तान, फलस्तीन, यमन, यहाँ पे जब हमले होते हैं, जब मस्जिदों को 20 पे साल बम इराक धमाके को होते बर्बाद हैं। किया, 20 साल अफगानिस्तान को बर्बाद किया। एग्जैक्टली तो आपकी पार्शियलिटी सिर्फ इस वक्त यूक्रेन के लोगों के लिए क्यों आ रही है, और सिर्फ इसमें पुतिन कसूरवार है क्योंकि पुतिन ने अकेले एक डिसीजन लिया, सेल्फ मेड इंसान है वो, और उसने सोचा कि मैं यहाँ पे, बट इसके पीछे भी जैसे हम इमरान खान साहब की बात करते हैं कि इस्लामोफोबिया का दिन उन्होंने निकाला और सिर्फ उन्होंने काविश की, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं यहाँ पे फिर अगेन मुझे किसी से पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है, मैं शायद अपने शोज़ में बार बार हार्श हो जाती हूँ और मे बी बायस साउंड करती हूँ, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ पीस को, अमन को प्रमोट किया जाए। और अगर कोई इंसान गलत के लिए कभी कभी टेढ़ा रास्ता इख्तियार करता है तो लाजमी नहीं है कि उसका मकसद उस वक्त इंसानियत को नुकसान पहुंचाना हो। कभी कभी गुड कॉज के लिए भी वो टेढ़ी उंगली से एक मुहावरा कहा जाता है कि जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो अगले को सबक सिखाने के लिए आपको उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो कभी कभी इंसान को अपनी लाइफ में ये चीज़ें करनी पड़ती हैं, बट अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो प्लीज़ बहुत पीछे जाना पड़ेगा और बहुत सारी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, तो ही शायद आप इन चीजों को समझ पाएंगे। आज हम इम्पोर्टेंस रियलाइज कर सकें। Exactly. उर्शिया, हम कोई सोल्जर्स नहीं है, ना हमारे पास कोई ताकत है, हम जाके आजाद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये हमारा अवलीन फरीजा है। क्या कहेंगे आप इस पे, लोग क्यों इसको अंडरस्टैंड नहीं करते अभी भी? अलवीना, इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारे प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हमने ये टॉपिक को कवर किया है, राइट? आपको याद होगा रशिया यूक्रेन नहीं फलस्तीन की आपको पता होगा कि हमारी जो छोटी कायनात थी वो हमेशा ये टॉपिक लेकर आती, तो और हमने सब ने जो है इस चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया है और हमने हमेशा जो है वो आवाज़ उठाई है। मुझे एक चीज़ सिर्फ समझ में नहीं आता कि वो बहुत सारे मज़हब हैं दुनिया में, कितने सारे मज़हब हैं, और उनको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही क्यों टारगेट, उनको यही सिर्फ क्यों नजर आता है? मेरा सिर्फ सच्चा है, तो इसीलिए ये वो मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गहरा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन एक देखिए चीज ना है, कि हिंदू भी है, क्रिश्चियंस भी हैं, दीगर मज़ाहिब हैं, exactly, बिल्कुल। सिर्फ इस्लाम को टारगेट क्यों किया जाता है? बिल्कुल ऐसा है। लेकिन एक चीज इसमें ये है कि इसमें कौन, आप जिम्मेदार किसको समझती है? क्या ये जितने भी जो दूसरे ममालिक हैं वो जिम्मेदार हैं? नहीं, मुसलमान खुद जो है वो इसकी जिम्मेदार है, हम बटे हुए हैं फिरकों में। एग्जैक्टली हमने, आप फिरकों की बात कर रही है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने अलग अलग क्लासें बनाई हुई है। भाई ये जो है वो मुसलमान है, ये आधा मुसलमान है, ये पूरा मुसलमान वो काफिर है, ये काफिर है, ये पक्का मुसलमान है, और ये तो जी पूरी तरह मुसलमान है। मैं इसकी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, ये सारे मामलात, मैं इसकी मस्जिद में नहीं जाऊंगा, मैं इतने बजे रोजा नहीं खोलूंगा, मैं इतने ये नहीं करूंगा, मैं पूरी तरह से मैं सहाबा पे यकीन रखता हूँ, मैं जो है वो सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखता हूँ। सो ये चीजें जब आप लोगों के दिमाग में होंगी, फिर इसके बाद जी क्या होगा, मैं पंजाबी हूँ, मेरा सिंधियों से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं महाजिर हूँ, मेरा जो है वो उनसे पठानों से ताल्लुक नहीं है। जब हम इतनी सारी चीजों में साथ में बटेंगे ना, तो एक और चीज आएगी, वो होगी कि पीटीआई का कारकुन है, मेरा कुछ नहीं जाता, पंजाब का और इसका पीपल्स पार्टी का है, मेरा कुछ नहीं जाता, एमक्यूएम का है, मेरा कुछ नहीं जाता। तो ये सब चीजें एग्जैक्टली जब इन सब चीजों से दिमाग हटेगा ना, तो सोचेंगे आप लोग मुस्लिम उम्मा के बारे में। बिल्कुल सही बात। जिस तरह यूनुस, मैं आपसे चाहूंगी कि आप ये बताएं कि सऊदी अरब शुरू से हम देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम स्टेट, लेकिन कभी भी वो वोकल नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, और दीगर ममालिक उसके सामने काफी कमजोर दिखाई दे। लेकिन गल्फ कंट्रीज में सऊदी ने कभी कोई स्टांस इसके ऊपर पेश नहीं किया। वही बात है, जिस तरह सेक्ट्स में बट गए हम, ये ईरान है, ये दुश्मन है हमारा, जो इससे दोस्ती करेगा ईरान से वो भी हमारा दुश्मन है। मतलब ये क्या है? सही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखें, मस्जिद अक्सा हमारे लिए है ना, उनके लिए तो हैकर सुलेमानी है। इसीलिए तो जंग है। ये चीज समझें। आपको लगता है कि जो यहूदी हैं, अभी उन लोगों ने भी एक और डिमांड की, 20% हमें हिस्सा दे दें मस्जिद का। या अगर आपने सुना हो कि ये सुनने में आया, रूमर है या सच है, जो न्यूज़ सोशल मीडिया पे फ्लो कर रही है, वो ये है कि यहूदियों ने रिक्वेस्ट की है मुसलमानों से, फलस्तीनियों से कि 20% दे दें ताकि पूरा काबिज हो जाए। अब वही वाला हिस्ट्री विल रिपीट, जैसे कि उन्होंने कहा था थोड़ी सी जगह दे दे हमें फलस्तीन में, इतनी सी जगह बनाएंगे, कर कर करके फैल के चादरें भी फैलाई, टांगे भी फैलाई, फैला के
कब्जा कर लिया, 2-3 जगह छोड़ दी छोटी छोटी जहाँ पे मुसलमानों को पिसा जा रहा है। जी अब मुझे बात बताएं, हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक मुल्क का जो हेड है वो तो कर सकता है ना, उसके पास उतनी पावर है। लेकिन वो भी तो फौज नहीं भेज सकता ना यूनुस, यही तो मसला सुन तो है। लें। वो सिर्फ वो भी यही कर सकता है जो हम कर सकते हैं। जी जी, सुने मेरी बात। जी क्यों नहीं कुछ कर सकता? जब वो इस्लामिक फोबिया के खिलाफ एक दिन यूनाइटेड नेशन से पास करवा सकता है और टेबल टॉक से बहुत सारी चीजें करवा सकता है, बिकॉज ही हैज दैट पावर टू कन्विंस पीपल, तो रिजीम चेंज हो जाती है। ठीक है, और कौन कर रहा है ये भी आपको पता है, और कौन नहीं कर रहा है वो भी नहीं कर रहा, वो अलग बात है। मैं आपको बता दूं, आई स्टैंड विद इम्पोर्टेड हुकूमत, हैशटैग आई रिस्पेक्ट दैट। बट कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि देखें, यहूदियों को हराना है तो उनकी गेम में हराना है जी बहुत मुश्किल है। हमारे पास सुपरसोनिक तो, हाइपरसोनिक तो दूर की बात है, सुपरसोनिक भी नहीं है हमारे पास। सही बात है। अगर हमारे पास वो वेपन्स ही नहीं है, हमारे पास वो गेम ही नहीं है, हमारे पास उतना पैसा ही नहीं है, तो हाउ कैन यू बीट अ यहूदी? यहूदी इज फार इंटेलिजेंट देन यू, पूरी दुनिया की इकोनॉमी यहूदी ने कंट्रोल की हुई है। ऑब्वियसली। मैं सिर्फ एक एंड में कहूंगा कि देखें, यूनिटी तो इम्पोर्टेंट है इस मुल्क में। पहले आप लोगों को यूनाइट कर लें, फिर आप दूसरे मुसलमान मुल्कों को यूनाइट करने की बात कीजिएगा। पहले ये पहला स्टेप यहाँ पे पाकिस्तान में कर ले, उसके बाद मुसलमानों को करें, फिर आप इजराइल पे हमला बोल दें। ठीक है, पहले पाकिस्तान में यूनिटी, फिर मुस्लिम उम्मा के साथ यूनिटी, और फिर जो खान साहब जैसे लीडर हैं इनको रजीम चेंज से जो हटा दिया जाता है, इनको रिटेन करवाना, क्योंकि पहला स्टेप वो अचीव कर चुके हैं और भी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं और हम पूरी उम्मीद है। एक छोटा सा वक्फे के बाद प्रोग्राम को सिलसिला जारी रखें। आप शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है क्विक फैक्ट्स का, जिसमें हम सब क्विक फैक्ट्स शामिल करेंगे। और यूनुस फिर से मुझे देख रहे हैं गुस्से से, आप दोबारा से वो शामिल कर लीजिएगा ना। मैं पहला फैक्ट पेश करती हूँ, वो पिलो के हवाले से है। अगर आप पिलो के बगैर सोते हैं तो आपकी जो बैक है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी और आपको बैक पेन भी नहीं होगा। सो दैट्स अ फैक्ट। ओवर टू यू अनम। थैंक यू अलवीना जी। ओके, जो मेरा फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ओंटारियो में एक सयाहती मकाम है जो कि काफ़ी फेमस और पॉपुलर है, सिर्फ इसलिए वहाँ पे नायग्रा नामी एक फॉल है जो कि कभी भी फ्रीज नहीं होती, और वहाँ का टेम्परेचर आप सोचें कितना हाई होता है। सो इट नेवर फ्रीजेस। प्लीज पास द बॉल टू यू। वेलकम टू दस्ती फैक्ट्स। इंट्रोडक्शन सही नहीं हुआ तो पहला दस्ती फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। द पेंटिंग यू आर लुकिंग एट योर टेलीविजन स्क्रीन्स इज नोन एज द फर्स्ट मोमेंट्स इन दी हेवन। जो माएँ हैं वो अपने बच्चों से पहली मुलाकात कर रही हैं। What a beautiful name, what a beautiful picture, what a beautiful painting. I'm passing the ball to, I'm passing the dusty fact to सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है इसमें जो है ये आपको दिख रहा होगा, अजीब सी ये चीज इस तरह से बनी हुई है। इजिप्ट के जमाने में तकिए के बजाय इसे इस्तेमाल किया जाता था सोने के लिए। वजह, कोई वजह थी? बस ये अब इजिप्ट वालों से पूछे, वो जिंदा ही नहीं बचे। कस्टम, उनका कस्टम और ट्रेडिशन हुआ करता होगा। प्लीज पास द दस्ती फैक्ट। अर्शिया जी, अर्शिया जी, मेरा जो फैक्ट है वो ये है कि जो लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं और टाइम पे काम करना पसंद करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि रात में जैसे मैं सो रही हूँ और 1 घंटा पहले मैं उठ जाऊंगी, यानी कि मुझे टाइम का मुझे इतनी फिक्र होगी कि मुझे टाइम से पहले ये काम करना है। नेचुरल अलार्म। एग्जैक्टली। प्लीज पास द दस्ती फैक्ट टू यू। ऑलराइट। ये तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इट्स अ मिथ के ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन इट्स ट्रू। नो It does. द फैक्ट इज कि आप उसी से अट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप में और अगले पर्सन में सिमिलैरिटीज हो, एक इंटरेस्ट हो, कोई सिमिलर इंटरेस्ट हो। ये वैसे अब लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है, you know that? But normal is No, boring that's for me. true. I'll tell you the logic for that. Later, Sure, please. off air. I am passing the dusty fact to Alvina. I am passing पीछे ही the पड़ गए, अब पीछे दस्ती ही पड़ फैक्ट गए, है। मैं देख हाँ, रही हूँ बस बार-बार। बताने के लिए कि कोई फैक्ट नहीं, दस्ती फैक्ट है। मैं जी। मुझे जो है ना कोई फैक्ट बोलना अच्छा लगता है, यूनुस बोलेंगे दस्ती फैक्ट। बोलते हैं, आपकी सुनेगा कौन? मेरे व्यूअर्स, आपके नहीं। जी। तो अब चलते हैं अगले फैक्ट की जानब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करोड़ों। अब यूएस के हवाले से है ये फैक्ट, और वो ये है कि यूएस में एवरेज यूएस एडल्ट की हम बात करते हैं तो वो 300 टाइम्स पर ईयर बुरे मूड में जागता है, यानी कि सिर्फ 65 डेज जब वो सो के उठता है तो वो अच्छे मूड में होता है, और बाकी के जो रिमेनिंग 300 डेज हैं उसमें वो बेचारा बुरे मूड में होता है। Oh, that's तो bad. ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच। ओके, सो माय फैक्ट इज कि पहले तो ये पिक्चर देखें अपनी स्क्रीन पे, ये एक गंदी सी मछली है और इसको कहा जाता है द वर्ल्ड्स मोस्ट अगलीस्ट एनिमल, और इसका नाम है ब्लॉब फिश। लाइक आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो, और 30 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी होती है, और ये ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया और न्यूजीलैंड वगैरह में पाई जाती है, बट बहुत गंदी है। प्लीज पास द बॉल। ओवर टू यू सना। थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो कहता है कि क्या आपको ये चीज़ पता है कि हम जो है वो जब भी आपको चक्कर आ रहे होते हैं या सम टाइम ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, आपकी दांत में दर्द हो रहा होता है, तो सबसे अच्छी जो पेन किलर होती है वो आपके लिए जो है वो उस वक्त, यानी दांत, सर, आपको नोजिया फील हो, कुछ भी हो, हालांकि डॉक्टर कहते हैं चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, लेकिन चॉकलेट खानी चाहिए। प्लीज पास सम दस्ती चॉकलेट। और शिया। थैंक यू सना। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि कोई भी मेडिसिन हाँ। होती है उसके ऊपर एक लाइन लगी होती है, राइट, कि मतलब आपको आधी खानी जी, है जी। या पूरी खानी है। उसका यही मतलब होता है कि आप जैसे कि वो बहुत ज्यादा हाई पावर की भी होती हैं, तो उसमें इसीलिए निशान लगाया जाता है कि आपको डॉक्टर की हदायत के मुताबिक जो है वो मेडिसिन खानी चाहिए। जी 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 जी, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है। महंगी रिडल का टाइम शुरू होता है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, नमरूद जो एक बड़ा हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, उसकी मौत कैसे वाकया हुई थी? आप जवाब दीजिए। आवाम से पूछा था, एनी गेसेस? उनकी नाक में मच्छर चला गया। जी जी जी, नाक में मच्छर चला गया था, और सुनने में आया, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनके जब दिमाग में चला गया और वो जिंदा जी, मच्छर घूमता जी, था, जी, जी। जब तक 10 जूते कोई नहीं मारता था वो मच्छर बैठता नहीं था अपनी जगह नाबीना पे। मच्छर था। हाँ, नाबीना भी था। अब ये नहीं पता कि नाबीना कैसे था, तो किसको तभी पता तो चला। वापस रास्ता नहीं मिल रहा होगा ना भागने का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। द करेक्ट आंसर इज बाय मध्या जी। प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से महंगी डील पूछ रहा हूँ। मैं पूछूंगी, चलिए आप पूछिए। जी आप आवाम से पूछिएगा। जी 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 ठीक जी। है। ऐसी क्या चीज है जो हम खरीदते हैं खाने के लिए, लेकिन हम कभी उसे खा नहीं पाते? क्यों, फिर क्या करते हैं? बताए ना, ये तो सवाल है, ये तो ट्विस्ट खरीदते है। हैं खरीदते हैं खाने के हाँ। लिए। लेकिन हम कभी खा नहीं पाते उसे। छिलका होगा किसी फ्रूट का, अंदर से फ्रूट खा जाते हैं। ओके, हो गया आपका। आपका नो आइडिया। आपका जी, आपका कैन यू रिपीट? कटलरी, खाने के बर्तन। आई सेड कैन यू रिपीट? लेकिन आपने भी नहीं बोला था। हाँ, सॉरी, माय चलो, बैड, ठीक है, मैंने ठीक सुना है, I नहीं। would have लेकिन said that. इंटरेस्टिंग था कि नहीं? बहुत अच्छा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों से महंगी डील पूछ रहा हूँ। जी। फिरौन, द हिस्टोरिकल कैरेक्टर, द मोस्ट विलेनिश पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वो उनकी मौत कैसे हुई? ठीक है, और उनकी अभी डेड बॉडी कहाँ है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। महंगी रिडल का भी टाइम खत्म होता है, जैसे कि दस्ती फैक्ट्स का भी टाइम खत्म हुआ था, महंगी रिडल का भी टाइम खत्म हो गया। पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट, यस सुरशिया हुसैन। बहुत शुक्रिया यूनिस। और मेरे पास भी आज भी खूबसूरत आशार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज मुलाहिजा कीजिएगा। इरशाद। इरशाद। गूंगी हो गई आज जुबान कुछ कहते कहते, वाह वाह हिचकिचा गया खुद को मुसलमान कहते कहते, वाह ये बात नहीं कि मुझको उस पर यकीन नहीं, वाह वाह बस डर गया खुद को साहिब ईमान कहते कहते, वाह तौफीक ना हुई मुझको एक वक्त की नमाज की, वाह और चुप हुआ मौजिन अजान कहते कहते। वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह किसी काफिर ने जो पूछा है कौन सा महीना, वाह शर्म से पानी हाथ से गिर गया रमजान कहते कहते। वाह क्या वाह वाह मेरी अलमारी में गर्द से अटी किताब का जो पूछा, वाह मैं गड़ गया जमीन में कुरान कहते कहते। वाह 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 ये सुन के चुप सादली इकबाल उसने, वाह वाह यूं लगा जैसे कि रुक गया वो मुझे हैवान कहते कहते। वाह 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 वेरी डीप। और ये उन मुसलमानों के लिए जो आस पास हमारे अगर कोई सुन रहा होगा, जैसे कि देख आप रहा अपना होगा। टॉपिक भी लेकर आई थी और उसी से सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। सो हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। दीजिए हम सबको इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान का महीना है तो बहुत सारी दुआएं करें अपने बीमारों के लिए और इस मुल्क के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।